हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस के बारे में। मशीन लर्निंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो फटाफट टॉपिक लिख लेते हैं। चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। और ये बहुत ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि हमें चैलेंजेस के बारे में अवेयर होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मशीन लर्निंग के टास्क के दौरान। तो बात करते हैं चैलेंजेस की। हमारा सबसे पहला चैलेंज जो हमें आ सकता है वो होता है हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में ना, कम है, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। सॉरी, ज़्यादा तो ज़्यादा तो अच्छा है, जितना ज़्यादा डेटा उतना अच्छा। हमारा डेटा बहुत कम है, ओके। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा। अभी थोड़ी डीप में इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जो चैलेंज है, एक्चुअली चैलेंज है हमारा, वो हो सकता है हमारा पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। डेटा की क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब है। और जो चौथा चैलेंज है हमारा वो है हमारा इररिलेवेंट डेटा, ओके। इररिलेवेंट डेटा। तो फटाफट देखते हैं, बारी बारी देखते हैं के बारे में क्या है। सबसे पहले इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा पे चलते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा का क्या मतलब है? अब देखो भाई, हम कर रहे हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमारे पास कुछ, हम कुछ इनपुट देते हैं। पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, उसमें पता होगा, पढ़ा होगा। नहीं तो यहाँ बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक फटाफट से क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको, क्विक रिकैप कि हमने क्या पढ़ा पहले वीडियोस में। तो उससे रिलेटेड मतलब मैं बस मशीन लर्निंग के बारे में बताता हूँ कैसे वर्क करता है, इससे आगे कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा डीप में समझना है तो आप पिछली वाली वीडियोस देखिए, बहुत डीप में बनाई है। मुझे पहले की वीडियोस बनाई है, काफ़ी गहराई में बनाई है ना। देखिए, ओके। सो इनपुट और आउटपुट, हमारे पास एमएल मॉडल होता है, हम उसको कुछ इनपुट देते हैं वो, और कुछ आउटपुट साथ में देते हैं। और मशीन का काम होता है कि वो कुछ लॉजिक बनाए, मतलब लॉजिक, लॉजिक बनाने का मशीन का होता है, ओके। तो ये काम है हमारे मशीन का। अब हमारे पास क्या है, अगर हम उसे इनपुट देते हैं 5, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 25 है। अगर हम उसे इनपुट देते हैं 6, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 36 है। अगर हमने उसे 7 दिया, हम चाहते हैं आंसर हमारा 49 है। तो मशीन को ये लॉजिक डिसाइड करने में सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है। सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल देख के मशीन लॉजिक नहीं बना सकता कि उसे स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर करना है, यानी इनपुट का स्क्वायर करना है, यानी उसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, ओके। तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब यही है कि कई कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो मॉडल है उसके लिए जितना डेटा चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा। ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से मॉडल अंडर फिटिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि जो मॉडल है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा ना। मॉडल का काम क्या है, एक इनपुट है और आउटपुट है, इसके बीच में क्या पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज करना, वो लॉजिक ढूंढना। तो कम डेटा होगा तो मॉडल कभी उस लॉजिक को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो मेंटेन करना होता है। तो पहला चैलेंज तो यही होता है कि आप जितना अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है उतना मेंटेन कर सकें, या उतना इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, ओके। फटाफट से देखते हैं दूसरे चैलेंज के बारे में। हमारा जो सेकंड चैलेंज है, इसी मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारा सेकंड चैलेंज होता है वो होता है हमारा नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा। और डेटा वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेटिव से क्या मतलब है? देखो, देखो जी, हम फटाफट से एक हम वो ले लेते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ना। हम डेटा को ऐसे तो प्लॉट करते हैं हम डेटा को ग्राफ का हेल्प पे, हेल्प से एक्सिस के ऊपर। ऐसा ठीक है, ओके। मान लो हम जब जिस डेटा पे मशीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो डेटा कुछ ऐसा है, वो कुछ इस तरह से ऐसा बिखरा हुआ डेटा, समझ रहे हो? ये हमारा ऐसा कुछ डेटा है बिखरा हुआ, ऐसा मतलब डेटा पॉइंट्स ऐसे तो होते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक जनरल ट्रेंड है इस डेटा में। वो ट्रेंड क्या है? यस, एक लीनियर ट्रेंड दिख रहा है इस डेटा में, एक लीनियर ट्रेंड दिख रहा है। लीनियर ट्रेंड दिख रहा है, लीनियर ट्रेंड दिख रहा है। कैसा दिखता है लीनियर ट्रेंड? ऐसा दिखता है कुछ, देख रहे हो? डेटा जो है वो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो एक लीनियर ट्रेंड है, ओके। लेकिन ये हमारा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें हमारा ट्रेनिंग सेट ये है, ट्रेनिंग सेट तो इस तरह का रिलेशन शो कर रहा है, इस तरह का ट्रेंड शो कर रहा है। लेकिन जिस डेटा पे हमें टेस्ट करना है डेटा को, जिस वैल्यू पे हमें टेस्ट करना है डेटा को, वो वैल्यूज कहीं यहाँ लाई करती है।
इस तरह से, वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, इस तरह का ट्रेंड फॉलो करती है। तो क्या ये मॉडल रिलेवेंट बनेगा? मॉडल ने तो ये चीज़ सीखी है, तो जब भी आप यहाँ की कोई वैल्यू दोगे, मॉडल क्या करेगा? मॉडल यहाँ से कुछ आउटपुट निकालेगा, ये वाला मॉडल ये वाला आउटपुट देगा हमें। और हमें चाहिए क्या? इस वैल्यू के लिए हमें, इस वैल्यू के लिए हमें ये वाला आउटपुट चाहिए। तो जो हमारा डेटा है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब जो हमारा डेटा सेट है या जिस डेटा पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है वो रिलेवेंट ही नहीं है प्रिडिक्शन करने के लिए, मतलब सही ही नहीं है प्रिडिक्शन करने के लिए। ये दूसरा चैलेंज होता है हमारा नॉन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेटा, जब हमारा डेटा कैपेबल ही नहीं है एक्सप्लेन करने की। दूसरी बात करते हैं हम पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा के बारे में। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा से क्या मतलब है? कि हमारा जो डेटा है वो उसकी क्वालिटी बेकार है, उसकी क्वालिटी खराब है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक क्लास में बच्चों की हाइट 5 फीट से 6 फीट के बीच में। ओके, बच्चों की जो हाइट है वो 5 फीट से 6 फीट के बीच में है। तो लेट्स से ये 9 बच्चे हैं जिनकी हाइट इतनी है, और एक बच्चा, ये एक बच्चा है जिसकी हाइट जो है वो 10 फीट है। एक बच्चा जिसकी हाइट 10 फीट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या हो गए? 10। उसमें से 9 फीट वाले कितने हैं? 10%। 1 आउट ऑफ 10, 10% तो हो गया। तो 10% जो है वो 9 फीट वाले लोग हैं, 9 फीट वाले लोग हैं, यानी वो एक बच्चा। अगर हम इस तरह का मॉडल स्कूल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हम स्कूल के हर बच्चे की हाइट डालें, तो 10% चांसेस है कि मशीन जो हाइट है वो 9 फीट प्रेडिक्ट कर दे। तो इस एक वैल्यू ने, इस सिंगल वैल्यू ने पूरे डेटा को या पूरे मॉडल को गलत चीज़ सिखा दी, गलत चीज़ सीखने की तरफ डायरेक्ट कर दिया या फिर इनकरेक्ट कर दिया। इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं आउटलायर्स। तो जो पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा है, जो हमारा चैलेंज है, उसमें हमारी दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक सिचुएशन तो हमारी क्रिएट हो सकती है आउटलायर्स के बारे में, कि हमारा जो जो वैल्यू है वो लाई ही नहीं करती इस रेंज में, जो हमारी वैल्यू है वो इस रेंज में, सॉरी, जो हमारी वैल्यू है वो एक्चुअली में जो जनरल ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं कर रही। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो जनरल ट्रेंड से बाहर है ना? तो हमें क्या करना है, हम इन आउटलायर्स को हटाना पड़ता है। बस जब हम डेटा क्लीन करते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग का पार्ट। ये जो आउटलायर्स है डेटा खराब कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी डेटा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। ओके, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट, जल्दी समझ में आएगा। मान लो हमने हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो कलेक्ट किया गूगल फॉर्म की हेल्प से। तो गूगल फॉर्म पे ना जो फील्ड होती है आपकी, जो फील्ड होती है जिसपे आपको वैल्यू वर्ड भरनी होती है, वैल्यू फील्ड, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा स्टार बना होता है करके। इसका मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, कि ये फील्ड भरना ज़रूरी है। मान लो आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और आप ये स्टार लगाना भूल गए, नहीं आप इस फील्ड को मैंडेटरी डिक्लेयर करना भूल गए, तो कुछ लोग होंगे जो इस फील्ड को भरेंगे ही नहीं। होता है कुछ कुछ जो लोग हैं वो उस फील्ड को नहीं भरेंगे। तो जब आपके पास फाइनल डेटा आएगा इस चीज़ का, इस फॉर्म का जो फाइनल डेटा होगा, उसमें कुछ कॉलम्स, कुछ सेक्शंस ऐसे भी होंगे जो मिसिंग होंगे, ना कुछ सेक्शंस होंगे जो मिसिंग होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो हम मिसिंग वैल्यूज पे ट्रेन मॉडल कैसे ट्रेन कर सकते हैं? मतलब हमने कुछ इनपुट नहीं दिया, हमारी जो वैल्यू है इनपुट की वो मिसिंग है, हम कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, बिना कुछ इनपुट दिए हम आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज जो है वो मॉडल को खराब कर सकती है। तो ये हमारी, जो हमारा थर्ड चैलेंज है पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, उसमें हमारे दो सेक्शंस आते हैं, आउटलायर्स और इन मिसिंग डेटा के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो फाइनल एक्चुअली जो फाइनल चैलेंज है हमारा किसी भी मशीन लर्निंग में, वो है इररिलेवेंट डेटा। इररिलेवेंट डेटा से हमारा क्या मतलब है? इररिलेवेंट डेटा को भी हम एग्जांपल से समझेंगे, बहुत फटाफट करेंगे इस काम को। मान लेते हैं हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह का है ना? ओके, ये कुछ इस तरह का डेटा है, और यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लेट्स से ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ, ओके ये ईयर ऑफ नहीं लिखते, इसे करंट ईयर लिखते हैं, करंट ईयर। ओके,
और उसकी बेस पे हम कुछ लेबल्स जो हमारे कुछ लेबल्स जो है प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। अब जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ है, किसी का लेट्स से 1995 है, 1996, 1997, 1998 है, 1999 है और 2000 है। और जो करंट ईयर है वो 2021, 2021। ये तो सबके लिए सेम रहेगा। क्या क्या हमें सच में इस कॉलम की ज़रूरत है? नहीं, हमें करंट ईयर के कॉलम की ज़रूरत नहीं है। हम जितना ज़्यादा डेटा देते हैं, मशीन को ट्रेनिंग में टाइम लगता है उसके हिसाब से, हमारे डेटा के हिसाब से। अगर हम इररिलेवेंट डेटा दे रहे हैं, एक ऐसा डेटा जो प्रिडिक्शन में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, जो अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा प्रिडिक्शन में, जो हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो उस डेटा को देने की जरूरत क्या ज़रूरत है? बेकार में हम कंप्यूट पावर को वेस्ट करेंगे। तो ये डेटा है इररिलेवेंट डेटा। अब इस तरह के डेटा से डील कैसे किया जाए? इस तरह के डेटा से डील करने को बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। इस तरह के डेटा को डील करने की स्ट्रेटेजी को बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग पे हम क्या करते हैं? हम कई तरह से हम फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा डेटा है, हम इसे फीचर से तो बोलते हैं। जितना हिस्सा हमें इनपुट में देना होता है वो हमारे सारे फीचर्स होते हैं। फीचर्स में इनपुट में फीचर्स देते हैं, आउटपुट में हम लेबल्स देते हैं, लेबल्स। तो हम क्या कर रहे हैं? फीचर्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम फीचर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे अपने डेटा से। ये हो गया फीचर सिलेक्शन। एक एक टर्म होती है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, फीचर सिलेक्शन। हमें सेलेक्ट करना होता है ये कौन सा फीचर हमारे काम का है, कौन सा नहीं। तो हम सेलेक्ट करेंगे ये हमारे काम आ सकता है फीचर, ये हमारे काम नहीं आएगा। हमने फीचर को सेलेक्ट किया। और हो सकता है हमारा फीचर फीचर सिलेक्शन की हम बात कर चुके हैं। और अगला होता है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं क्रिएटिंग न्यू फीचर्स। तो ये किस तरह से होता है? जैसे मान लो हमारे पास हम क्रिएटिंग लिख देते हैं, फीचर क्रिएटिंग, ऐसा कुछ। हम फीचर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो एक बार ऐसा करते हैं, हम फीचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं ना। जिसका जन्म 1995 में हुआ होगा, इस समय 2021 चल रहा है, उसकी एज कितनी होगी? 21 + 5, 26। इसकी 25, 24, 23, 22, 21, ऐसा होगा। इस कॉलम को मैं बोल देता हूँ एज। तो क्या बेटर है हमारे लिए? ईयर की बेस पे प्रिडिक्शन करना है, या किसी पर्सन की एज की बेस पे उसकी प्रिडिक्शन करना? ये उसके मार्क्स की प्रिडिक्शन हो सकती है, सैलरी की प्रिडिक्शन हो सकती है, हेल्थ की प्रिडिक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की प्रिडिक्शन हो सकती है। हमने यहाँ पे क्या किया? हम दो फीचर्स को यूज़ किया और एक तीसरा फीचर बना लिया जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फीचर क्रिएटिंग न्यू फीचर्स। तो इस तरह से हम इररिलेवेंट डेटा से डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने मशीन लर्निंग के चैलेंजेस को डिस्कस किया है इस वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।